अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच साठगांठ की तो आपने बहुत कहानी सुनी होगी, मैंने भी सुनाई है, लेकिन आज उन कहानियों की इनसाइड स्टोरी लेकर आया हूं। जी हां, सलमान के फिल्म में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा, शाहरुख को शकील ने धमकी दिया, ऋतिक के प्रोड्यूसर पिता पर दाऊद ने गोली चलवा दी। ये कहानी तो आपने खूब सुनी होगी, मैंने भी सुनाई, लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे, कैसे प्लानिंग हुई, कैसे डी कंपनी कराची में रहते हुए ये सब कुछ कर पाई, शकील के कहने पर कौन फिल्म सेट पर गया था, किसने सलमान से कहा ये लो भाई तुमसे बात करना चाहते हैं, शाहरुख खान क्यों इन डॉन से डरकर घंटों तक फिल्म सेट पर छुपे रहे। और ये सब चीज तो छोड़िए, आपको पता है ये अंडरवर्ल्ड वाले फिल्मी सितारों को किस नाम से बुलाते थे। शाहरुख खान को वो हकला कहते थे, ऋतिक रोशन को वो चिकना कहते थे, ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन को वो टकला कहते थे, और सलमान खान को वो कहते थे पहलवान। ऐसी ही कई और इंफॉर्मेशन हैं जो आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगा, खासकर सलमान खान के बारे में कि आखिर वो अंडरवर्ल्ड डॉन के लिए फिल्म करने को राजी कैसे हो गए। तो वो कहानी क्या है, आइए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। हेलो सलाम भाई। सलाम। ये चिकने का शो है, ये हकला है ना अपना, उसमें जा रहा है। क्योंकि क्या हुआ था कि आज मुझे पता लगा कि ना ये जो अपने यहाँ है ना दानी, हाँ आज ही अपना हकला आया और उसकी वैन में घुसा रहा है 1.5 घंटे तक। तो मैंने उसको बोला अच्छा। कि जाते टाइम जरा मुझसे मिल के जाना मेरी वैन में। हाँ तो वो मुझको बोला कि मैं आता हूँ, लेकिन मैंने पता किया कि वो चुपके से वहां से निकल गया भाई। अब यहां से कहीं भी आगे बढ़ने से पहले आपको दो बातें तो पता होनी चाहिए। पहली ये कि यह बातचीत जो है वो दाऊद इब्राहिम के सबसे करीबी सहयोगी छोटा शकील और उसके एक गुर्गे की है। और उससे भी बड़ी बात ये कि शकील इस काम को अपने बॉस दाऊद इब्राहिम से छुपा कर रहा था, क्योंकि उसको अपनी इच्छा पूरी करनी थी, इच्छा बॉलीवुड पर राज करने की। अब देखिए, बॉलीवुड की चकाचौंध, सितारों की दुनिया और सिल्वर स्क्रीन का जादू ये सिर्फ दर्शकों को ही नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड के उन डॉन और गुर्गों को भी खूब मोहता था, जिनकी हुकूमत बंदूकों से चलती थी। छोटा शकील भी उन्हीं में से एक था, जो दाऊद इब्राहिम का सबसे खास और भरोसेमंद आदमी था। लेकिन वो एक ऐसे हसरत के पीछे सालों से भाग रहा था जो आज की तारीख में भी पूरा नहीं हुआ है, चाहत बॉलीवुड पर अपनी हुकूमत कायम करने की। पर यह रास्ता आसान नहीं था। बॉलीवुड से जुड़ा जितना भी धंधा था डी कंपनी में, वो अनीस इब्राहिम और अबू सलेम के हाथ में था, यानी कि दाऊद के भाई के हाथ में, अनीस इब्राहिम के हाथ में, जिससे छोटा शकील की अंदरूनी लड़ाइयाँ चलती रहती थी दाऊद के बाद वाले पोजीशन को लेकर। तो अब जब भी शकील इस चमकती दुनिया की तरफ कदम बढ़ाने की सोचता, कोशिश करता, तो जो लोग होते थे दाऊद के भाई और भी लोग जो उससे खार खाए रहते थे, वो उसे याद दिला देते थे कि ये इलाका उसके लिए नहीं है, उसे भाई ने यानी दाऊद ने जो काम दिया है उसी पर अपना ध्यान दे। लेकिन शकील को ये जवाब कभी भी रास नहीं आता। वो दांत पीस कर रह जाता था और इंतजार करता था सही मौके का, और वो मौका उसे मिला साल 1999 में। हुआ क्या था कि अनीस इब्राहिम और अबू सलेम के बीच ना तकरार बढ़ गई थी, क्योंकि अनीस इब्राहिम यानी कि दाऊद के भाई को यह शक था कि अबू सलेम जो है ना वो गैंग के अंदर ही पैसों का गबन कर रहा है। हालत तो उन दोनों के बीच में इतनी बिगड़ने लगी कि अबू सलेम को यह डर लगने लगा कि कहीं अनीस उसे मरवा न दे। डर के मारे सलेम ने दुबई भी छोड़ दिया। एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि अनीस उसके गैर मौजूदगी में, यानी कि अबू सलेम के गैर मौजूदगी में उसके घर पे पहुंचा, उसके बीबी को धमकाया और गाली गलौज भी किया। ये सब कुछ जानकर शकील की तो मानो लॉटरी लग गई। अब कोई उसे रोकने वाला नहीं था। उसे पता था कि अबू सलेम के बिना अब अनीस पूरे तरह से ऑपरेट नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने फौरन अपना दाव खेला और अपनी टीम खड़ी करने का प्लान बनाया, जिससे कि मुंबई के माया नगरी में वो अपनी हुकूमत चला सके। लेकिन एक मसला था, अगर वो खुद सामने आता, अपना चेहरा फ्लैश करता, तो सब समझ जाते कि इसके पीछे कौन है।
और इससे न सिर्फ गैंग में बाकी लोगों को पता चलता कि शकील फिल्म के धंधे में घुस रहा है, बल्कि बाहर वालों को भी पता चल जाता। इसलिए शकील को एक ऐसा मोहरा चाहिए था जो उसके लिए बॉलीवुड में सेंध लगाए, लेकिन सब कुछ अंडरवर्ल्ड की छाया से दूर ही दिखे। यानी कि सबको लगे कि ये बॉलीवुड की दुनिया का ही कोई आदमी है, उन्हें ये पता नहीं चले कि इनके पीछे शकील है। यहीं से शकील की इस कहानी में एंट्री होती है रिजवी नाम के एक आदमी की, जिसे टास्क दिया गया कि वो बॉलीवुड के बड़े हस्ती से कांटेक्ट करे। इसी रिजवी और शकील की ऑफिशियल बातचीत को मैंने वीडियो की शुरुआत में नाटकीय रूपांतरण के तौर पर आपको सुनाया था। तो रिजवी को अब्बास मस्तान जैसे डायरेक्टर के साथ मिलकर एक फिल्म बनानी थी, एक ऐसी फिल्म जो बॉलीवुड पर छोटा शकील के कब्जे की पहली सीढ़ी बन सके, यानी कि एकदम सक्सेसफुल हो वो। और उन दिनों अब्बास मस्तान का बड़ा नाम था, और इसके लिए शकील को चाहिए था एक अच्छे डायरेक्टर के साथ सबसे बड़ा स्टार। और उसकी नज़र उन दिनों दो नाम पर थी, पहला शाहरुख खान और दूसरा सलमान खान, वो खान जो आज की तारीख में भी हिट हैं। शकील का मानना था कि अगर शाहरुख या सलमान उनकी फिल्म करेंगे तो हिट होना तो तय है। पर रिजवी के लिए ये काम आसान नहीं था। शाहरुख पहले ही अंडरवर्ल्ड से मिली धमकियों के चलते बहुत ही अलर्ट रहते थे, इसलिए जब भी रिजवी उनके पास पहुंचने की कोशिश करता, शाहरुख खान उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे, वो उनसे मिलना नहीं चाहते थे। लेकिन रिजवी भी हार मानने वाला था नहीं, वो लगातार उनसे मिलने की कोशिश करता रहा। अब वो डॉन का भेजा हुआ आदमी था, तो सीधे तौर पर शाहरुख खान मना भी नहीं कर सकते थे, नहीं तो उन दिनों भाई लोगों को बुरा लग जाता था तो कुछ से कुछ हो जाता था। इसलिए वो बार बार रिजवी को ना टाल रहे थे, कन्नी काट रहे थे। हुसैन जैदी साहब की किताब के मुताबिक एक बार तो ऐसा हुआ कि जब रिजवी सेट पर पहुंचा और उसने शाहरुख खान से कहा कि मेरे वैन में आकर मुझसे मिलो, तो शाहरुख खान उनसे बचने के लिए एक वैनिटी वैन में छुप गए और करीब घंटों तक बाहर नहीं निकले। और जब निकले तो रिजवी से नजरें छुपाते हुए सेट से बाहर निकल गए। और इसी बात की शिकायत रिजवी जो है फोन के जरिए छोटा शकील को लगाता है। रिजवी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, एक तरफ छोटा शकील का काम पूरा ना कर पाने का डर, और दूसरी तरफ बॉलीवुड के तमाम बड़े लोगों के हाथ बार बार बेइज्जत होना। वो शाहरुख से बात करने की हर कोशिश नाकाम देख रहा था। शाहरुख खान उनसे बचने के लिए कभी वैनिटी वैन में छुप जाते, तो कभी सेट छोड़कर वो चले ही जाते थे। ऐसे में रिजवी ने सलमान से मदद मांगने का फैसला किया कि शाहरुख ना सही तो सलमान को ही भाई की फिल्म का हीरो बना ले। अक्सर रिजवी सलमान खान के पास पहुंचते भी और कहते कि एक्सक्यूज मी सलमान, क्या आप मेहरबानी करके शकील भाई से बात कर लेंगे। बार बार रिजवी यही लाइन दोहराता, लेकिन सलमान खान हर बार उन्हें झिड़क देते थे, क्योंकि सलमान खान भी ये जानते थे कि इस खेल में फंसने का मतलब था खुद को खतरे में डालना। रिजवी की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे सेट से निकालने के लिए कई बार तो जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे उन सभी को भी बुलाना पड़ता था और वो उनको उठाकर बाहर कर देते थे। लेकिन इसका कोई असर तो पड़ नहीं रहा था, वो गार्ड्स के धक्के खाकर भी वापस आ जाते थे। फिर भी नतीजा सिफर ही रहा, सलमान खान हर बार उसे नज़रअंदाज करते थे। अब रिजवी हार मान रहा था, रोज रोज की जिल्लत उसे रास नहीं आ रही थी। और तो और शकील का भी सब्र का बांधना अब टूट रहा था कि कोई प्यार से मान नहीं रहा है। उसे ये भी समझ आ गया कि ये जो काम है ना, लोगों को डराना धमकाना, ये रिजवी जैसे सॉफ्ट इंसान के बस की बात नहीं है कि सलमान खान को अपने आगे झुका सके। इसलिए शकील ने वो चाल चली जिसने खेल ही पलट दिया। हुआ क्या कि एक दिन शकील के कहने पर उसका एक खास गुर्गा अंजुम फजलानी सीधे फिल्म सेट पर जा पहुंचा। उसकी चाल एकदम कड़क थी, चेहरे पर कोई खौफ नहीं था और हाथ में एक मोबाइल फोन था। उसकी धमक ऐसी थी कि उसने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी ने रोकने की कोशिश की तो रुका नहीं और सीधे सलमान खान के पास सेट पर पहुंच गया और उनके हाथ में फोन थमा दिया और कहा, शकील भाई लाइन पर है, तुमसे बात करना चाहते हैं, बात करो। अब तक तो रिजवी सलमान खान से इजाजत मांग रहे थे कि आप बात कर लेंगे क्या, लेकिन इस बार सीधे सीधे फरमान था कि भाई लाइन पर है, बात करो। सलमान भी ठिठक गए। उन्होंने फ़ोन लिया और फिर धीरे धीरे बात करते हुए सेट के कोने की तरफ खिसकने लगे, जहां वो अकेले में बातचीत कर सके, क्योंकि उन्हें पता था अब मना करने का कोई ऑप्शन नहीं है। फ़ोन के दूसरी तरफ छोटा शकील था। आवाज़ में कोई धमकी नहीं, लेकिन एक ऐसा खौफ जो लफ्ज़ों से नहीं
हवा में घुला होता है। शकील के इस फोन कॉल के बाद सलमान को फिल्म साइन करनी पड़ी और वो अंडरवर्ल्ड के इशारे पर फिल्म करने को राजी हो गए। अब फिल्म पूरी तरह से छोटा शकील के कब्जे में थी। 15 करोड़ रुपए उसने खुद लगाए और मोरानी ब्रदर्स जैसे नामचीन फिल्म फाइनेंसरों को भी इसमें पैसा लगाने के लिए मजबूर कर दिया। और इसके बाद तो शकील और रिजवी का आत्मविश्वास जो था ना वो 7वें आसमान पर पहुंच गया था कि डायरेक्टर हो गया, फिल्म स्टार भी इतना बड़ा, अब तो फिल्म हिट ही होगा। अब वो सिर्फ एक फिल्म नहीं बना रहे थे बल्कि बॉलीवुड को अपनी मुट्ठी में करने का सपना देख रहे थे। शकील ने अब फिल्म के प्रचार और मुनाफे की गिनती शुरू कर दी। वो चैनल के नाम गिनने लगा और कैसेट्स की भी चर्चा करने लगा। रिजवी ने बताया कि जितना वो पैसा लगा रहे हैं उसमें करीब 6 करोड़ रुपए का फायदा होगा और इतना फायदा देखने के बाद आगे कोई भी उनकी फिल्मों को करने से मना नहीं कर सकता है। उन दिनों इतने पैसे बहुत ज़्यादा होते थे और रिजवी का ये कहना सही था कि अगर इतना पैसा देखेंगे तो लोग मना नहीं करेंगे। लेकिन रिजवी की इस बात पर शकील ने जो जवाब दिया उसे सुनकर खुद रिजवी भी कांप गया। शकील ने कहा, अगर कोई मना करेगा तो मैं ऐसी तबाही मचा दूंगा कि कोई भी ना कहने की हिम्मत नहीं करेगा। वही डॉन वाली बात। यहां शकील उन लोगों की बात कर रहा था जिन्होंने उनसे नानुकुर की थी। ठीक इसी वक्त जब ये सब कुछ चल रहा था ना, अंडरवर्ल्ड माफिया लोग फिल्म में घुस रहे थे और घुसे ही हुए थे। अब शकील अपना दांव चल रहा था, यानी कि साल 2000 की शुरुआत के वक्त की बात है ये। उस वक्त मुंबई पुलिस को भी ना कुछ ऐसी जानकारी हाथ लगी जिनसे फिल्म इंडस्ट्री और अंडरवर्ल्ड के बीच खतरनाक साठगांठ उजागर होने वाली बात थी। ऐसे में छोटा शकील और उसके जरिए बनाए गए जो ये नए फिल्म निर्माता थे रिजवी, उसके बीच जो बातचीत चल रही थी ना, सीक्रेट बातचीत, उसे पुलिस भी सुन रही थी और उनके लिए ये बातचीत किसी सोने की खान की तरह साबित हुई आगे चलकर। रिजवी और शकील की फोन पर हुई बातों में कई कोड नेम के इस्तेमाल किए जा रहे थे। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों के नाम कोड नेम के साथ लिए जा रहे थे। शाहरुख खान को हकला, सलमान खान को पहलवान, ऋतिक रोशन को चिकना, अब्बास मस्तान को जोड़ी कहा जा रहा था और ऐसे ही कई और कोड नेम थे। और इनके इस कोड नेम वाले बातचीत के बीच में बॉलीवुड के कई बड़े नामों को धमकाने की साजिशें भी की जा रही थी। पुलिस ने इन सभी की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और इनका इस्तेमाल मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत रिजवी, भरत शाह और छोटा शकील के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने में किया गया। एक तरफ पुलिस अपनी सीक्रेट कार्रवाई कर रही थी और दूसरे तरफ शकील के गुर्गे ये तय करने में लगे थे कि कौन सा हीरो किस फिल्म में काम करेगा और कौन नहीं। तो देखिए, जब शाहरुख खान ने रिजवी से बात करने से मना कर दिया तो रिजवी ने तुरंत इसकी शिकायत शकील से कर दी। ठीक वैसे ही जब ऋतिक रोशन ने चोरी चोरी चुपके चुपके के प्री लॉन्च को देखते हुए आगे फिल्म में काम करने के लिए हामी भरी और जब उनके पिता राकेश रोशन ने अंडरवर्ल्ड से जुड़ी इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया तो रिजवी ने इस बात की भी शिकायत शकील से की कि वो टकला बीच में आ रहा है। यानी टकला उनके लिए राकेश रोशन का कोड नेम था। तो जब शकील ने ये दूसरी शिकायत सुनी कि कोई और भी उसे मना कर रहा है तो उसने आदेश दिया कि बोल दे चिकने को अपने बाप को समझा ले वरना लाइफ खराब हो जाएगी। इसके बाद ही जनवरी 2001 में दाऊद का खास शकील ने राकेश रोशन को सबक सिखाने की ठान ली। हालांकि उसके गुर्गे को सिर्फ डराने के इरादे से गोली चलाने का हुक्म दिया गया था, लेकिन एक गोली उनकी बाह को छूती हुई निकल गई। राकेश रोशन अपनी कार में बैठे थे, तभी हमलावरों ने घात लगाकर हमला किया, लेकिन राकेश रोशन हार मानने वालों में से नहीं थे। घायल होने के बावजूद भी वो अपनी कार चलाकर खुद ही कूपर अस्पताल पहुंच गए और अपने परिवार वालों को इस हमले की पूरी जानकारी दी। इस हमले से फिल्म इंडस्ट्री में दहशत फैल गई। हर कोई अंडरवर्ल्ड के बढ़ते प्रभाव से खौफ खाने लगा। आगे शकील और रिजवी के बीच एक और बातचीत में पता चला कि शकील अजय देवगन के राजू चाचा की फिल्म की रिलीज डेट को बदलना चाहता था ताकि चोरी चोरी चुपके चुपके का क्लैश होने से बचे। यानी कि कुल मिलाकर शकील ये चाहता था कि जब उसकी फिल्म रिलीज हो तो उसके सामने टक्कर देने वाला कोई भी ना हो। और इसके लिए अजय देवगन के सेक्रेटरी कुमार मंगत को धमकाया भी गया था कि अपना डेट बदल लो, भाई की फिल्म रिलीज होगी। लेकिन इंडस्ट्री के कई सितारों ने शकील के आगे झुकने से मना कर दिया। इसी बातचीत में कहते हैं कि शकील ने शाहरुख खान को लेकर भी एक खतरनाक प्लानिंग की थी। उसने डिंग मारी थी कि अगर शाहरुख नहीं माना तो उसके कार पर भी गोली चलाई जाएगी
और फिर वो आधे मिनट में ही फ़ोन करके काम करने के लिए राजी हो जाएगा कि भाई मैं रेडी हूँ। हालांकि इस प्लान को कभी एग्जीक्यूट नहीं किया गया शकील की तरफ से, सिर्फ बातचीत ही हुई थी कहते हैं। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस को समझ आ चुका था कि अब कार्रवाई करने का सही समय आ गया है। फिर 13 नवंबर को रिजवी को मकोका के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। फिर अंडरवर्ल्ड से जुड़े कई और नाम पुलिस की गिरफ्त में आए। 66 पुलिस अधिकारियों की टीम बनाई गई और 31 गवाहों को पेश किया गया, जिन्होंने बताया कि कैसे रिजवी अंडरवर्ल्ड के इशारों पर फिल्म इंडस्ट्री में दखल दे रहा था। फिल्म इंडस्ट्री में शकील का प्रभाव कितना बढ़ चुका था कि सलमान खान, रानी मुखर्जी, अब्बास मस्तान जैसे लोग को भी उसके डर से चोरी चोरी चुपके में काम करने के लिए मजबूर किया गया। पुलिस ने जांच में पाया कि वे सिर्फ धमकियों के कारण फिल्म से जुड़े थे, इसलिए उनके खिलाफ कोई केस नहीं बना। लेकिन डायमंड मर्चेंट और फिल्म फाइनेंसर भरत शाह इस जांच में फंस गए। मुंबई के राजनीतिक और कारोबारियों के गलियारों में बड़े कॉन्टैक्ट रखने वाले भरत शाह, जिनके बारे में ये भी कहते हैं कि उनकी जान पहचान तो बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी से भी थी, लेकिन वो पुलिस के चंगुल से बच नहीं सके। उन्हें मकोका के तहत गिरफ्तार किया गया। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर वो रिहा हो गए। रिजवी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, उसे सजा हुई और वो कई साल तक जेल में रहा। और इस पूरे मामले का असर फिल्म पे भी पड़ा, उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी पड़ा। फिल्म कई लोगों को अच्छा भी लगा, लेकिन जब दर्शकों को ये पता चला कि चोरी चोरी चुपके का जो कनेक्शन है वो अंडरवर्ल्ड के साथ है, उन माफिया लोगों के साथ है, उस डी कंपनी के साथ है जिन्होंने मुंबई में तबाही मचाई, तो उन्होंने इस फिल्म को नकार दिया। जहां रिजवी की उम्मीद थी कि फिल्म 6 करोड़ के मुनाफे का बिजनेस करेगी, यानी जितना लगाया उससे भी ऊपर 6 करोड़ बनेगा, लेकिन ये फिल्म मुश्किल से 25 लाख ही कमा सकी, यानी कि पूरा पैसा डूब गया। शकील को जब ये बात पता लगी कि उसकी फिल्म पूरी तरह से डूब रही है, तो उसने अखबारों में ये खबर प्लांट करने की कोशिश शुरू कर दी। यानी कि वो खुद आकर नहीं बोल रहा था, लेकिन ये खबर चलवानी शुरू कर दी कि ये फिल्म जो है ना, इसका अंडरवर्ल्ड से कोई कनेक्शन नहीं, ये तो भरत शाह की फिल्म है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस के पास उनकी फ़ोन रिकॉर्डिंग्स थी जो साबित कर रही थी कि फिल्म के पीछे वही था, दाऊद का खास छोटा शकील। और जनता ने उनके मंसूबों को एक सिरे से नकार दिया। इस घटना के बाद बॉलीवुड में छोटा शकील के सपनों का अंत हो गया। ये पूरी घटना अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के काले रिश्तों की सबसे बड़ी मिसाल बनी। आप एक तरह से इसे सबूत भी कह सकते हैं। और छोटा शकील का बॉलीवुड किंग बनने का सफर भी, जो सपना था उसका, वो अधूरा रह गया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में सलमान खान और वो सारे लोग सिर्फ डर की वजह से फिल्म में थे, या बात कुछ और भी थी? क्योंकि प्रीति जिंटा ने कई और भी खुलासे किए। वो कहानी भी मैं जल्द लेकर आऊँगा कि उन्होंने क्या क्या कहा, उन्हें क्या क्या झेलना पड़ा, अंडरवर्ल्ड की तरफ से उन्हें क्या क्या सुनना पड़ा, किन किन धमकियों का उन्होंने सामना किया, फिर भी वो अपने स्टैंड से हिली नहीं। उन्होंने कोर्ट में क्या क्या कहा, वो भी कहानी मैं जल्द लेकर आऊँगा। अगर आप वो कहानी सुनना चाहते हैं तो जल्द से जल्द कमेंट करें, और आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट करें। और बाकी आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए जब मैं कहानी अपलोड करूं तो वो आप तक पहुंचे और आप मेरी कहानियों को देखते रहें, मुझसे जुड़ते रहें। मैं पंचम प्रकाश आप सभी के लिए ऐसी ही कहानियां लेकर आता रहूँगा। कहानियां बाय पंचम प्रकाश, और आप मेरे साथ मेरी कहानियां सुनते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।